कई साल पहले रियल वर्ल्ड और एलियन वर्ल्ड के बीच इंटरसेक्शन होने लगी और जो लोगों को चौंका गया वह था उस बार बाहर निकला हुए मॉन्स्टर। इस बार उसकी हाइट इतनी थी कि अनेकों अर्बन मॉन्स्टर्स की तरह दिखता था। पल भर में ही अर्बन मॉन्स्टर एक वास्तविक मौजूदगी बन गया जिसे मनुष्य महसूस कर सके। लोग जाग उठे, कोई खुद को हंटर कहता मिला और किसी को एक यूनिवर्सिटी सिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। बेशक उपरोक्त सब बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस एक ब्रेड बेचने वाला हूँ। ब्रेड वाले ने उस स्टॉल के सामने खड़े युवक की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, लिटिल ब्लैक सिगोदनिया सुबह क्या खाना चाहता है, ब्रेड या डोनट्स? ब्रेड चलेगा, युवक ने कहा। नहीं नहीं, डोनट्स ही ले लूंगा। अभी तक डोर पोर्टल के आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम थी और अभी तक ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। समाज और ट्रांसपोर्टेशन सामान्य थे। लिया ने सामने रखे केक्स पर सोचते हुए देखा। ब्रेड बहुत स्वादिष्ट दिख रहा था पर डोनट्स थोड़े सस्ते थे। थोड़ी सोच के बाद उसने दुकानदार से कहा, नहीं, वही बदल दो, मुझे ब्रेड दे दो और थोड़ी देर इंतजार करूंगा, फिर डोनट्स भी ले लूंगा। क्योंकि शैतान आ चुका था। अब लिया एक सामान्य इंसान था जो जंगल जैसा जीवन जी रहा था। यहाँ के जीवन में ज्यादा फर्क नहीं था। छात्रावास के रास्ते पर उसने दोनों केक की बैगें पकड़ी और क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के पास से गुजरा। लिया को लोगों से बात करने में थोड़ी डर थी। वह केक टेबल पर रखा और धीरे से बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें सामने वाली दो फीमेल क्लासमेट से हट ही नहीं रहीं। वे दोनों अपनी बातचीत में इतना खोई हुई थीं कि उन्हें लिया का ध्यान ही नहीं था। एक ने अपना परफ्यूम निकाला और अपनी साथी को दी, अब सूंघो, सच में ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। अचानक वह लड़की मुड़कर लिया की ओर देखी। लिया को सीक्रेटली उस पर क्रश था। लिया ने उसे देखा और मुस्कुराया, फिर हाथ उठाकर संकेत किया, गुड मॉर्निंग लिटिल ब्लैक। लिया ने यह देखकर शर्म से अपना चेहरा लाल कर लिया, लौटा और हकलाते हुए बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग। लिया फिर चुप सा हो गया। उसने कभी कन्फेशन नहीं किया क्योंकि वह कुछ भी रैश करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अगर जिंदगी सिर्फ सुबह का खाना खरीदने जैसा सरल होता तो अच्छा होता। अगर चुनावों के बीच हेजिटेट करते हो तो उन सभी चॉइसेस को एक साथ ट्राई करो। आमतौर पर अगर मैं अनगिनत अलग अलग जिंदगियां जी सकता तो अच्छा होता, ताकि आखिर में सबसे बढ़िया जीवन चुन सको जो जीने लायक हो। लिया ये सब सोचते हुए गौर में डूबा रहा। उसने ठोड़ी पर हाथ रखा और खिड़की के बाहर देखा। वहां एक मकड़ी अपनी वेब बुना रही थी। लिया ने मकड़ी को कुछ देर देखा और फिर वापस आकर आह भरी। बेवकूफी की तरह फिर से विचार आ गए, क्या जीवन में वापस लौटने का कोई रास्ता हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अनगिनत जिंदगियां अनुभव कर सकूं? सच्चाई यह थी कि ऐसे शांत जीवन जीना भी अच्छा है। तभी जब लिया विचारों में खोया हुआ था, अचानक एक अजीब लाल रोशनी दिखाई दी जिसने उसे खिड़की के बाहर चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। आसमान में एक विशाल सर्कल दिखाई दिया, जैसे कोई स्पेस डोर, जो बेहद रहस्यमयी और भयानक लग रहा था। पूरे क्लासरूम के छात्र डर के मारे हो गए और चीख पुकार मच गई। वह क्लासरूम में घुसा और सबको सन्न कर दिया। लिया भी अलग नहीं था। वह खड़ा हुआ और बड़े हैरानी से पूछा, ये कौन है? उसकी आवाज डर के कारण कांप रही थी। वह डेविल बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा था। वह जोर से हंसा और बोले, रोल कॉल शुरू। उसने एक डरावनी आवाज में छात्रों के नाम पढ़ने शुरू कर दिए। उसके अगले कुछ शब्द सुनकर क्लासरूम में बैठे लोगों का खून जम गया। जो उसके बगल वाली लड़की थी, उसने है में कहने की कोशिश की और उससे पहले ही बूम, उसका सिर फूट गया और खून जोर से उड़कर लीना के चेहरे पर छिटक गया जो उसकी बगल में बैठी थी। वह सन्न होकर बैठ गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अब वहां और भी कोई रक्त नहीं बचा था। लिया ने सब कुछ देखा और डर के मारे चिल्लाया, क्या क्या हुआ अभी? वह डेविल जोर जोर से हंसा, जैसे वह अपने किए काम से बेहद प्रसन्न था। फिर उसने हंसी रोकी और बेहद खतरनाक स्वर में पूछा, अगला कौन है? सबने ये सुना और डर कर भागने लगे। सब ट्राइंग कर रहे थे कि जितनी ताकत हो बाहर के दरवाजे तक पहुंचे। डेविल ने यह सब देखा और प्रसन्न हुआ। वह उतना जल्दी नहीं था। वह वहीं खड़ा रहा और नाम पढ़ता रहा। जैसे जैसे उसने नाम पढ़े, उस व्यक्ति का सिर फटता गया, एक एक करके। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सबको यही नियति मिली। लिया को एक कोने में खड़ा पाए जाने लगा। वह कांप रहा था और सोच रहा था, ये क्या है? ऐसा कौन सा प्राणी है जो मेरी स्कूल तक आ गया? क्लासरूम से बाहर भागने वाले क्लासमेट्स की संख्या घटती चली गई। वे पराजित हो रहे थे। अगर मैं दरवाजे से बाहर कूदकर भाग जाता तो शायद जिंदा बचने की कोई चांस होती, पर शरीर खुद ब खुद कांप रहा था और समय बहुत कम था। अचानक उसकी आंखें आगे देखकर रुक गईं। लीना अभी भी
वहीं जर्सी खड़ी थी, पूरा बदन लगातार कांप रहा था, हर एक क्लासमेट का गिरना देख रही थी। लिया को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ा, फिर से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की आवाज सुनूं या अपनी कॉन्शियंस की। जिससे उसे हैरत हुई वह यह था कि पहली बार उसने इतनी तेज निर्णय लेने की क्षमता पाया। उसने हिचकिचाए बिना अपना हाथ लीना की तरफ बढ़ाया जो सामने कांप रही थी। दूसरी हाथ से उसने जल्दी से खिड़की खोल दी। लिया ने जोर से पुकारा, लिन, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी, क्लासरूम के दरवाजे से बाहर नहीं भाग पाओगे, मेरे साथ खिड़की से कूदो, हम एक एक करके बच सकते हैं, अपने जीवन के लिए लड़ो। अभी यह सब शांत पानी जैसा था, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में बड़े वेव्स आ सकते हैं। लिया ने किसी को मदद के लिए देखा। वह लिया उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और वह भी जल्दी से उसकी तरफ दौड़ती है। आंखों से 2 लकीरों में आंसू बहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय वह डेविल जोर से चिल्लाया और लैम्प थियोलाइट को पुकारा। पूरा माहौल एक्सट्रीम डिस्पेयर और सफरिंग से भर गया। खून की गंध ने सबको उल्टी जैसा कर दिया और फिर वे सब अचानक मर गए। लेकिन तभी जैसे ही अंधेरा छा गया, लियाक एकदम चौंक कर उठ बैठा। मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा, फिर अपने सामने खुद को खड़ा पाया। क्या मैं मर गया था? वह बुदबुदाया। उसने आगे देखा, वही पुराना सीन फिर से सामने था। लिया जल्दी से इनकार करते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सीन दोहराया जा रहा था। हाथ हिलाकर ग्रीटिंग देना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड तक, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। लिया के चेहरे पर एक्सट्रीम सरप्राइज था। तो क्या मैं सच में अभी भी जिंदा हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसी पल एक अजीब चर्पिंग साउंड गूंजी और लिया के सामने एक सिस्टम स्क्रीन उभर आया। वह दंग रह गया। स्क्रीन पर लिखा था, फ्यूचर डिडक्शन परफॉर्मेंस स्किल एक्टिवेटेड। लिया ने जोर से पढ़ा, ये क्या है? फ्यूचर डिडक्शन परफॉर्मेंस स्किल? क्या अभी जो कुछ हुआ सब मेरे फ्यूचर की स्पेकुलेशन थी? उसने टेबल पर रखी ब्रेड की तरफ देखा। ये ब्रेड सिर्फ मुझे दिख रही है, बाकियों को तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे फ्यूचर के अगले 10 मिनट ब्रेकफास्ट जैसे हैं। सब ऑप्शंस को एक साथ ट्राई करो, फिर बेस्ट आंसर चुनो। लिया ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, तो फ्यूचर में 10 मिनट बाद क्या होने वाला है मैं पहले ही देख सकता हूँ और फिर जीने का रास्ता खोज सकता हूँ। उसने खिड़की की तरफ देखा, मकड़ी नीचे गिर रही थी। हाँ, जब वो स्पाइडर पूरी तरह गिरा तभी डेविल आया था। वक्त न आगे बढ़ सकता है न पीछे जा सकता है। उसने जल्दी निर्णय लिया, मुझे तुरंत पूरे फ्यूचर को देखना होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, फ्यूचर डिडक्शन स्किल एक्टिवेटेड, डिडक्शन स्टेट बिगिंस। लिया की आंखें चमक उठीं। उसने टेबल पर हाथ पटका और जोर से चिल्लाया, डेविल आने वाला है, सब भागो जल्दी। वह तेजी से उठा और बाहर दौड़ा। पहले सबको बचाना होगा ताकि क्लासरूम से बाहर निकल सके। वह मंच पोडियम पर चढ़ गया और जोर से बोला, डेविल दरवाजे से अंदर आने वाला है, दरवाजे से मत भागो, मेरे साथ खिड़की से कूदो। लेकिन पूरा क्लास एकदम खामोश था। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने हिला तक नहीं। लिया ने देखा, लिनिया भी असहज थी। ये इतना डरावना क्यों हो रहा है? ये इतना अजीब क्यों है? वह बुदबुदाई। क्लासमेट्स की डिस्ट्रस्टफुल नजरों को देखकर लिया बेचैन हो गया। अगर इन्हें डेविल उतरते हुए अपनी आंखों से नहीं दिखा तो ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तभी एक भयानक ऑरा पीछे से महसूस हुई। वही डेविल बॉय क्लासरूम में घुस चुका था। उसकी वही खतरनाक शक्ल और सिनिस्टर मुस्कान। उसकी मौजूदगी ने लिया की रीढ़ तक कंपा दी। वह बोला, चलो शुरू करें। रोल कॉल स्टूडेंट्स। सिस्टम, फ्यूचर डिडक्शन स्किल एंडेड, रिटर्न स्टेट। अचानक सब खत्म हो गया। लिया फिर उसी पल पर लौट आया। उसके चेहरे पर खून उतर गया था। वह टेबल पर झुक गया, छाती पकड़कर जोर से खांसते हुए उल्टी करने लगा। खून और सड़ांत की गंध ने उसे नॉजियस बना दिया। क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स ने उसकी हालत देखकर ध्यान दिया, लेकिन लिया के मन में अब एक ही बात थी, अगर मैं इन सबको कन्विंस नहीं कर पा रहा कि वे डेविल से पहले भाग जाएं, तो मुझे खुद डीमन को रोकना होगा। उसने क्लासरूम डोर की तरफ देखा। जैसे ही डीमन आएगा मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा। उन्हें बाहर खिड़की से भागने का मौका देना ही होगा। फिर वह डिडक्शन स्टेट में गया। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा और अचानक एक क्लासमेट से टकरा गया जो सिगरेट जला रहा था। साले, भाग कहाँ रहा है तू? वह चिल्लाया। लिया ने उसकी परवाह नहीं की। उसने डोर को जोर से स्लैम करके बंद किया और तुरंत लॉक लगा दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं यहाँ हूँ डेविल अंदर नहीं आएगा। लेकिन तभी डोर के पीछे से वही आवाज गूंजी, चलो शुरू करें रोल कॉल स्टूडेंट्स। दरवाजे से डीमन ने अपना सिर अंदर झांक लिया। वही आवाज, वही टोन, और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। खून उछला, क्लासमेट्स मरे। सिस्टम,
फ्यूचर डिडक्शन स्किल एंडेड, रिटर्न स्टेट। लिया फिर से क्लासरूम की उसी सीट पर लौट आया। पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं नहीं, अब और नहीं, मैं ये सीन्स और नहीं देख सकता। उसने दोनों मुट्ठियां भींच लीं। चेहरा लाल हो गया। मैं इन मौतों को और नहीं देखना चाहता। भले ही ये एक्ट हो, भले ही ये डिडक्शन हो, ये मौत का एहसास इतना असली है कि सांस तक रुक जाए। तभी उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ नया समझ आया हो। अब अचानक लिया को कुछ एहसास हुआ। रुको, मैं खुद क्यों नहीं भागा? मैं इन्हें क्यों बचा रहा हूँ? इस क्लासरूम के लोग मेरे लाइफ एंड डेथ दोस्त तो हैं भी नहीं। मैं तो इनके नाम तक नहीं जानता। ये सोचते ही उसके दिल में फिर से हेजिटेशन भर गई। क्या मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करूं और जिंदा रहूं, या फिर कॉन्शियंस की आवाज सुनूं? जब वह सबसे ज्यादा स्ट्रेस में था, तभी कहीं से एक बेहद प्लेजेंट सेंट हवा में तैरती हुई आई। लिया का ध्यान उस तरफ गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये खुशबू कितनी फ्रेश है। लिया ने सिर घुमाकर देखा। वह उसकी क्लासमेट लिंची थी। उसने उसकी हालत देखकर चिंता जताई। शौहे, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। फिर पास बैठे डिंगडियान ने भी मुड़कर चिंतित नजरों से पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। मैं स्कूल नर्स को बुलाऊं क्या, या तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं? पास बैठे दो और लड़कों ने भी उससे पूछा, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था? पेट खराब हो गया, इतनी उल्टी कर रहे हो। छोड़ो, आज क्लास मिस कर दो और घर जाकर आराम करो। इन सब क्लासमेट्स का अचानक ध्यान और केयर देखकर लिया के पिछले सारे नकारात्मक विचार मिट गए। वह चुप बैठा रहा, सोचता रहा। बहुत समय बाद उसे एक सच्चाई समझ आई। जब मैंने पहली बार बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर लमीना को बचाने की कोशिश की थी, वही मेरे असली इनर फीलिंग्स थे। चाहे हिस्ट्री कितनी भी बार रिपीट हो, मैं फिर भी वही चॉइस करूंगा। उसने आंखें बंद की और फिर दृढ़ निश्चय के साथ खोली। फ्यूचर डिडक्शन स्किल लॉन्च्ड। इस बार उसने तय किया, मैं डीमन पर खुद पहले हमला करूंगा। वह तेजी से एक चेयर उठाकर डीमन की ओर भागा। उसी समय वह डरावनी आवाज फिर गूंजी, चलो शुरू करें रोल कॉल स्टूडेंट्स। लिया ने सोचा, अगर मैं इसे पहले अटैक करूं, लेकिन इस बार सब अलग हुआ। डीमन ने रोल कॉल का पहला नाम पुकारा और वह नाम था लीसिया। जैसे ही डीमन ने उसका नाम लिया, उसका सिर फट गया। तो ये रोल कॉल का ऑर्डर भी बदल सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, फेलियर, डिवाइन पावर पॉइंट्स डिडक्टेड इन 12। लिया ने खुद को शांत किया। ग्रीडी होकर जितना ज्यादा कोशिश करता हूं, उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम होती है। काम डाउन, काम डाउन। वह फिर से उसी समय बिंदु पर लौट आया। डिडक्शन स्टेट एंडेड। इस बार उसने सोचा, अगर मैं पहली स्टूडेंट डिंग देदे को बाहर खिड़की से धक्का देकर निकाल दूं, तो शायद उसे बचा सकूं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पहला नाम बुलाया गया, फिर दूसरा, और दोनों का सिर उड़ गया। सिस्टम, स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स डिडक्टेड। वह फिर कोशिश करता रहा। अंडर द टेबल छिप गया, भागने की कोशिश की, लेकिन डीमन ने हर बार उसे ढूंढ निकाला। हर मौत के साथ उसका स्पिरिचुअल पावर कम होता गया। कई बार मरने और लौटने के बाद उसे एक बात समझ आई। डीमन के अटैक्स एक रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं, पर वो रूल है क्या, अभी तक समझ नहीं आया। कई बार ऐसा ही हुआ। सिस्टम ने इमरजेंसी वार्निंग दी, स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्टेड, फ्यूचर डिडक्शन फोर्सफुली एंडेड। अब अगले 100 साल में सिर्फ एक बार ही चांस मिलेगा। लिया ने खिड़की की तरफ देखा। वो स्पाइडर फिर गिरेगा और डीमन फिर आएगा, और तभी वही सीन दोहराया गया। उसकी क्लासमेट लिनिया फिर से उसके कंधे पर हाथ रखती है और चिंता जताती है। लिया ने उसकी तरफ देखा और सोच में पड़ गया। ये फेमिलियर सेंट, यही तो है। उसने गौर से देखा। उसकी हाथ में वही परफ्यूम बॉटल थी। लिया की आंखें चमक उठीं। यही है ब्रेक थ्रू, यही मेरी एस्केप की चाबी है। वह अचानक खड़ा हुआ और टेबल पर जोर से मुक्का मारा। इन्फ्रेंस शुरू। इस पॉइंट से लेकर मॉन्स्टर के क्लासरूम में आने और क्लासमेट्स को मारने तक मेरे पास लगभग 30 सेकंड्स हैं। उसने समय गिनना शुरू किया। क्लासमेट्स अब भी उलझन में बैठे थे। 30 सेकंड्स, 9 सेकंड्स, 8 सेकंड्स। क्लासमेट्स अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अगर मैं कहूं कि मॉन्स्टर आ रहा है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसी ट्रिक करनी होगी जो कंफर्म न हो सके। हाफ ट्रू, हाफ लाई। तभी वह अचानक लीनिया की तरफ दौड़ा और उसके हाथ से परफ्यूम बॉटल झटक ली। वह हैरान रह गई और बाकी क्लासमेट्स भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। लिया, लिटिल ब्लैक, तेजी से बॉटल लेकर खिड़की की तरफ भागा और चिल्लाया, यूजुअल रूट से बाहर निकलोगे तो बच नहीं पाओगे। एवरीवन प्लीज जंप आउट थ्रू द विंडो। जल्दी करो, सेकंड फ्लोर से विंडो क्रॉस करके बाहर निकलो। पूरा क्लासरूम अब 2 फैक्शंस में बंट चुका था। एक फैक्शन जल्दी जल्दी बाहर भाग रहा था, क्योंकि उन्हें लगा सचमुच अर्थक्वेक आया है, जबकि दूसरा फैक्शन अब भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे थे। लिटिल ब्लैक ने मन ही मन सोचा, किस्मत अच्छी है कि ये क्लासरूम सेकंड फ्लोर पर है। उसी समय 2 बड़े लड़के आराम से बैठे थे। उनमें से एक ने तो सिगरेट निकाल ली और स्मोक करने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा जितना ज्यादा वो बोल रहा है, उतना ही सच में शेक हो रहा है।
अभी उसने सिगरेट पैक से सिगरेट निकाली ही थी कि तभी उसका पैक अचानक स्नैच कर लिया गया। वो हैरान रह गया। सामने देखा तो श्याओई भागते हुए आया और उसका आधा स्मोक्ड सिगरेट पैक छीन लिया। इस पर वो गुस्से में चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन श्याओई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने प्लान में लगा रहा। मॉन्स्टर आने से पहले मुझे हर हाल में सबको क्लासरूम से बाहर निकालना है। गुस्से से चिल्ला रहे दोस्त को इग्नोर करते हुए लिया अब भी खुद ही काउंटडाउन कर रहा था। मॉन्स्टर आने वाला है, मुझे जितनों को बचा सकता हूँ बचाना होगा। फिर वो दौड़कर डिंग डियन डियन का म्यूजिक प्लेयर छीन लेता है। जब वो लाई से बात कर रही थी, अर्थक्वेक सच है या झूठ, ये सोचने का टाइम नहीं है। पहले भागो, बाद में सोचना। लाया पोडियम पर चढ़ गया, चारों तरफ देखा। कई क्लासमेट्स अभी भी हिचकिचा रहे थे। सीन बहुत केओटिक था और इवैक्यूएट करने के लिए टाइम बहुत कम। बस 20 सेकंड्स बचे हैं, उसने खुद से कहा। कुछ अब भी बिलीव नहीं कर रहे थे। कोई किसी को इडियट कह रहा था तो कुछ क्लासमेट्स तो सो भी रहे थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लुशाव और नर्वस हो गया। उसने फिर जोर से चिल्लाया, रन, जल्दी भागो। इस बार क्लासमेट्स सच में डर गए और कुछ ने दौड़कर दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। लिया ने देखा कि कई लोग विंडो से कूदकर बाहर जा रहे हैं तो उसे थोड़ी राहत मिली। शुक्र है कुछ तो बच गए। लेकिन तभी अचानक आसमान लाल चमकने लगा। विंडो पर खड़े क्लासमेट्स रुक गए और एक दूसरे से पूछने लगे, स्काई क्यों डार्क हो रहा है? आसमान में डोर दिखाई दिया, वही डोर जो मॉन्स्टर को लाता है। अब काउंटडाउन में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। लिशियाओई ने खुद ही डिसीजन लिया। क्लासमेट्स अभी भी कंफ्यूज खड़े थे और मॉन्स्टर आने ही वाला था। सबको बचाना ही होगा, वो चिल्लाया। उसने डिंग डियन का म्यूजिक प्लेयर प्लग किया और सिग्नल को स्पीकर से जोड़ दिया। अब म्यूजिक अचानक बहुत हाई वॉल्यूम में बजने लगा। बस 10 सेकंड्स बचे हैं। हाफ क्लासमेट्स भाग चुके थे लेकिन बाकी अभी भी इवैक्यूएट नहीं हुए थे। 9 सेकंड्स बचे थे। लाया ने क्लासरूम डोर की तरफ देखा। मॉन्स्टर अंदर आने ही वाला था। अगर मॉन्स्टर अंदर आया तो मुझे उसे रोकना ही होगा। 7 सेकंड्स बचे थे। श्याओई ने वो मैच बॉक्स निकाला जो उसने सिगरेट वाले क्लासमेट से छीना था। उसने जल्दी से मैच जलाया और उसे लाइयाई की परफ्यूम बॉटल में डाल दिया। अब परफ्यूम बॉटल एक छोटा बॉम्ब बन चुका था। यही तरीका है, यही उसकी अटैक लॉजिक को तोड़ेगा। 3 सेकंड्स बचे थे। मॉन्स्टर ने डोर खोला और अंदर आया। लिया ने जोर से चिल्लाते हुए परफ्यूम बॉम्ब को मॉन्स्टर की तरफ फेंका। बॉम्ब सीधा मॉन्स्टर की तरफ उड़ा। उसी समय मॉन्स्टर ने अपनी माउथ खोली रोल कॉल शुरू करने के लिए, लेकिन एक्सप्लोजन ने उसकी थ्रोट और हेड जला डाले। साथ ही हाई वॉल्यूम म्यूजिक ने उसकी आवाज को दबा दिया। क्लासमेट्स ने यह देखा और जल्दी जल्दी बाहर भागने लगे। लिया ने डोर को जोर से बंद किया और अपनी बॉडी से उसे ब्लॉक कर दिया। उसका पूरा शरीर थक चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था। शायद मैं सबको बचा पाऊं, उसने सोचा। मॉन्स्टर बाहर से जोर जोर से डोर को मार रहा था। लिया ने अपनी पूरी ताकत से डोर को पकड़े रखा। पसीना उसकी आंखों में गिर रहा था। उसका विजन धीरे धीरे ब्लर हो रहा था। सब भाग गए होंगे ना, अब मुझे भी निकलना होगा। लेकिन उसके लेग्स बहुत भारी हो गए थे। स्पिरिट पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते हुए विंडो की तरफ बढ़ा। काश हीरो बनने से पहले जान पाता कि आउटकम ऐसा होगा। उसकी आंखें अंधेरी पड़ने लगी, हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने मन में सोचा, अगर दोबारा चांस मिला तो मैं फिर भी यही डिसीजन लूंगा। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर अचानक एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसकी आवाज आई, लिटिल ब्लैक। लिया ने ऊपर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लंबो आगे बढ़ी और लिया के भारी शरीर को सहारा देकर बोली, चलो जंप करते हैं। दोनों विंडो की तरफ बढ़े और चढ़ने की तैयारी करने लगे। लैम्बो ने लिटिल ब्लैक को सपोर्ट दिया और उसने किसी तरह विंडो पर चढ़कर उसके साथ बाहर जंप किया। दोनों नीचे सेफली लैंड हुए। स्कूल यार्ड में खड़े सारे लोग आसमान की तरफ देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लिया अब भी बहुत थका हुआ था, सिर भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी। मैंने कर दिखाया, हाँ सच में कर दिखाया। मैंने सबको बचा लिया, सबको बचा लिया। लिटिल ब्लैक हल्की सी मुस्कान के साथ लमेना की तरफ देखने लगा। वो अभी उसकी मदद करके पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर लगातार कांप रहा था। चावी ने सोचा था कि वो जिंदा बचकर खुश होगी, लेकिन उसका ये एक्सप्रेशन देखकर वो हैरान रह गया और अनायास ही उसके मुंह से आवाज निकल गई। आसमान में बना गेट और बड़ा होता जा रहा था। पूरा स्काई अजीब लाल रंग से भर चुका था। वो डोर पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर से लगातार मॉन्स्टर्स निकलने लगे। बेहद घिनौने भयानक क्रीचर्स आसमान से शहर पर गिरने लगे। लिया ने ऊपर देखा। पिछली कैलेमिटी अभी खत्म हुई थी और अब दूसरी कैलेमिटी आ गई। काउंटलेस मॉन्स्टर्स शहर पर हमला कर रहे थे। काउंटलेस गोस्ट्स भी नीचे गिर रहे थे। पूरा डोर खुल चुका था। लशा चारों तरफ का कैओटिक सीन देख रहा था। सब लोग डर से जम चुके थे क्योंकि वो सब ऑर्डिनरी लोग थे, अभी तक अवेकन नहीं हुए थे।
क्या हम सब यहीं मरने वाले हैं? तभी अचानक सबके पैरों के नीचे एक लाइट हेलो उभरा। सर्कल बड़ा होता गया और सबको ढक लिया। सब लोग हैरान थे। ये क्या है? ल्यूई ने सर्कल पर हाथ रखा और खुशी से बोला, ये तो बैरियर है। क्या ये बचा लेगा? बाहर से कई डीमंस बैरियर पर हमला करने लगे, लेकिन सब रुक गए। अंदर खड़े लोग सेफली प्रोटेक्टेड थे। तभी एक फीमेल वॉइस गूंजी, बैरियर के अंदर रहो, कैप्टन आने वाले हैं, फिर सब बच जाएंगे। उसका नाम बचलिन था। वो स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके बैरियर मेंटेन कर रही थी और सबको प्रोटेक्ट कर रही थी। बचलिन एक लेवल 1 हंटर थी। लिटिल ब्लैक को उसे देखकर बहुत राहत मिली। ग्रेट, सब बच गए। लेकिन बैरियर के अंदर भीड़ ज्यादा थी। सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। लिटिल वुमन चिल्लाई, स्टॉप पुशिंग, मुझे मत धकेलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीदी अचानक धक्का खाकर बैरियर से बाहर गिर गई। लिया ने तुरंत पीछे मुड़कर बहुत घबराए हुए अंदाज में चिल्लाया। वो बैरियर से बाहर चली गई। लीना ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेंजर में देखा और रोते हुए उसका नाम पुकारा। क्लासमेट्स घबरा गए। कौन उसे बचाएगा? अगर कोई बाहर गया तो मर जाएगा। हंटर्स भी उसे बचा पाएंगे क्या? लेकिन बचलिन अपनी पूरी ताकत बैरियर मेंटेन करने में लगा रही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। बैरियर भी अब कमजोर पड़ रहा था। ओमेन कांपते हुए रो पड़ी, AI, सेव मी। लेकिन अगले ही पल एक भयानक डीमन प्रकट हुआ। उसका शरीर मैंटिस जैसा था और उसके 3 सिर थे। उसने छलांग लगाकर अपने विशाल मुंह से ओमेन के शरीर को पकड़ लिया और उसे खींच कर ले जाने लगा। लिया ने गुस्से में दांत भींच लिए और चारों तरफ देखा। उसे जमीन पर एक बड़ा सिजर्स पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और जोर से चिल्लाते हुए डीमन की तरफ भाग पड़ा। लेट हर गो! ओमेन की हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह से आखिरी सांस के साथ हेल्प की आवाज निकल रही थी। लिया हाथ में बड़ा सिजर्स लेकर उसकी तरफ दौड़ा। तभी बचलिन की कमजोर आवाज फिर गूंजी, बैरियर अब और होल्ड नहीं कर पाएगा। ये धीरे धीरे डिसिपेट हो रहा है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पूरा शरीर थक चुका था। वो बुरी तरह वरी में थी। अगर बैरियर खत्म हुआ तो सब मर जाएंगे। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर अचानक आसमान में बर्फीला तूफान आने लगा। सब लोग चौंक गए। क्या ये स्नोफॉल है? फिर अचानक तेज लाइट चमकी, जिससे 3 सिर वाले मैंटिस डीमन का ध्यान खींच गया। छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स अब बड़े आइसबर्ग्स में बदल गए और जमीन पर गिरते ही सारे डीमंस फ्रीज हो गए। यह एक S रैंक फोकस्ड अटैक स्किल था, इन्फिनिट आइस फॉर्मेशन। लिटिल ब्लैक वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। 3 सिर वाला डीमन भी पूरी तरह फ्रीज हो चुका था और ओमन भी। अब बैरियर पूरी तरह गायब हो गया था। फिर अचानक एक युवा आदमी की आवाज गूंजी, व्हाइट CA रिपोर्टिंग टू एसोसिएशन ब्रांच। वो ठंडी आंखों और शांत स्वभाव के साथ आगे बढ़ा। सारे मॉन्स्टर्स को फ्रीज करने वाला वही था। बैच CA रिपोर्टिंग टू हेडक्वार्टर्स। शहर के बाहरी इलाके का गांव मॉन्स्टर रेड में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। सबने अपनी आंखों से मॉन्स्टर देखे थे। सारे जीव जंतु तबाह हो गए थे। अचानक सब लोग बेहद खुश होकर चीयर करने लगे, क्योंकि एक और हंटर वहां पहुंच चुका था। मॉन्स्टर को बहुत ही शानदार तरीके से हरा दिया गया था। ओ माय गॉड, एक पल में एक झपकी में सारे मॉन्स्टर मारे गए। लोग उसकी ओर देखते हुए बेहद एडमायर कर रहे थे। जब सब बेयर की ओर बढ़े तो लिटिल ब्लैक के छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। बेयर ने साफ साफ सबको कहा, मॉन्स्टर्स का काम तमाम हो गया, सब लोग सेफ हैं। मैट चा कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक टैक ने उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। टैक गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर डांटने लगा, तुमने बाहर बैरियर के बाहर एक इंसान नहीं देखा था? ये तो एक बैड ओमन है। वो डीमन जैसी बात सुनकर सब दंग रह गए। फिर सबकी नजरें आगे की ओर टिक गईं। शाओ ने गुस्से में ब्लेम करना जारी रखा, तुम्हारी वजह से वो भी मारी गई, तुमने उसे जानबूझकर मारा है। लियन कॉन्ग अपनी दोस्त की मौत पर आंसू रोकते हुए खड़ा था। मैट क्या को मार खाने के बाद लिटिल ब्लैक ने तुरंत हंटर टुआक की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी। टैक अब भी उसका कॉलर पकड़े गुस्से में डांट रहा था, तुम्हें पता था बैरियर के बाहर कोई है, फिर भी तुमने अटैक किया, तुमने जानबूझकर उसे मारा है, सही कहा ना? मैट्चा ने सारी जानकारी पढ़ने के बाद ठंडी हंसी हंसी, हाँ, सोचा था कि तुम इतना बोल्ड होकर बोलोगे, तुमने तो कभी असली वॉर भी नहीं देखी। वो ठंडे स्वर में बोला, हर किसी को रेस्क्यू करना संभव नहीं है। मैं कई सालों से हंटर हूँ और मैंने कभी सपने में भी इतना खूबसूरत ख्वाब नहीं देखा। अगर मैं एक फ्लैश में सबको मार ना पाऊं तो बैरियर टूट जाएगी और मॉन्स्टर सीधा तुम सब पर टूट पड़ेंगे। उस वक्त सब मर जाएंगे। बताओ, एक को बचाऊं या हजारों को? शॉ और आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन मैट का फेंट मुस्कान के साथ बोला, किड, जब तुम्हारे पास सच में चॉइस बनाने की एबिलिटी होगी तब आकर मेरे तरीके की आलोचना करना। ये कहकर वो घूमकर चला गया। बाकी बचे टीम मेंबर उसके इशारे पर तुरंत गेट बंद करने लगे ताकि मॉन्स्टर अंदर न घुस सकें। हाँ कैप्टन, सबने एक साथ जवाब दिया। स्कूल वापस लौटने पर क्लासमेट बेहद ग्रेटफुल थे। सब शौचा का शुक्रिया अदा करने लगे। थैंक्स,
तुमने हमारी जान बचाई। अगर तुम्हारा रिमाइंडर ना होता तो हम सब मर चुके होते। हमारे क्लास में तुम हो, ये हमारी किस्मत है। तुम हमारे हीरो हो। लेकिन किसी ने कैप्टन कियर के बारे में कहा। कैप्टन कियर ने ओमेन को मॉन्स्टर समझकर मार डाला, लेकिन अगर वो सच में ओमेन ना होता तो शायद हम सब मारे जाते। शाओहाई का मूड अब भी बहुत खराब था। उसने बोला, नहीं, ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ही ज्यादा एजिटेटेड हो गया था। वो गलत नहीं था, वो हीरो है। उसने हमें बचाया। वो पूरी सिचुएशन को लेकर चिंतित था, लेकिन काश हमारे पास भी जिंदगी जीने का अधिकार चुनने की ताकत होती। लिटिल ब्लैक ने मन में सोचा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा हंटर बनना चाहता हूँ जो सच में बेटर हो। कई साल पहले यूनिवर्सिटी विलेज, जो शहर के बाहरी इलाके में था, वहां स्टूडेंट सुसाइड्स के अनगिनत केसेस थे। स्टूडेंट्स अब ऐसी खबरों से हैरान नहीं होते थे। उसी साल लगातार स्कूल वायलेंस के मामले सामने आए। कई स्टूडेंट्स ने वो भयानक स्कूल वायलेंस खुद देखा या झेला, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस और स्कूल को किसी भी स्टूडेंट से हेल्प की कॉल नहीं मिली। जो स्टूडेंट स्कूल वायलेंस का शिकार हुए, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। इससे बुलीज और ज्यादा हिंसक होते गए। टीचर्स सब अनदेखा करते रहे। स्टूडेंट्स की आखिरी फ्रेजाइल होप भी टूट गई। नेशनल हंटर एसोसिएशन तियान हाई सिटी ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन में अनुमान लगाया कि इन मॉन्स्टर्स की उत्पत्ति उन्हीं स्टूडेंट्स की आत्माओं से हुई जो सुसाइड कर चुके थे। उनकी आखिरी यादें उनके कोल्ड हार्टेड टीचर्स की थीं। इसलिए वो आत्माएं कंडेंस्ड होकर एक फेरोशियस मॉन्स्टर में बदल गईं, जिनका रूप टीचर का था। वो रियल वर्ल्ड में डीमन डोर से प्रकट होते हैं। इस बार उनके काउंटलेस क्लोन्स एक साथ यूनिवर्सिटी विलेज के क्लासरूम्स में अटैक करेंगे और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को मारकर सी लेवल डोर खोल देंगे, जिससे और भी मॉन्स्टर बाहर निकलेंगे। उस समय लिटिल ब्लैक सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और सोच रहा था, ये ग्लास मॉन्स्टर सच में खतरनाक है, मेरी डल जिंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक। स्कूल ने स्टूडेंट्स को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। क्लास ग्रुप में सब बार बार उसे प्रेज कर रहे थे कि उसकी वजह से उनकी जान बची। शाओ ने वो कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े और सोचा, क्या मैं सच में हीरो हूँ? अचानक उसके फोन पर हंटर एसोसिएशन का नोटिफिकेशन आया। हेलो लिटिल ब्लैक, एफ लेवल अवेकनर, तुम्हारा मंथली अलाउंस तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, कृपया चेक कर लो। उसने रॉ सिस्टम खोला। पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने आई। स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 11, फिजिक 7, स्पिरिट 8, स्टेट नॉट अवेकन्ड। उसने आखिरी लाइन पढ़कर थोड़ा उदास महसूस किया। मैं तो बस लो लेवल अवेकनर हूँ, ये भी चीटिंग से हासिल किया था। फिर उसने शर्ट अनबटन की और अपने सीने पर लटकते नेकलेस को देखा। उसे याद आया, उसकी माँ की मौत को 15 साल हो चुके हैं। माँ के चले जाने के बाद वह न सिर्फ माँ को खो चुका था, बल्कि अपनी रोजी रोटी और पढ़ाई जारी रखने का साधन भी खो बैठा था। उसे बस उसी नेकलेस पर निर्भर रहना था जो उसकी माँ ने पीछे छोड़ा था, और जिसने उसे हंटर एसोसिएशन के सामने फेक तौर पर एक फोर्स्ड अवेकनिंग दिखाने का बहाना दे दिया था। भले ही वह असल में कोई हंटर न बन सका, पर अवेकेंड जैसा दिखने पर उसे अवेकनिंग अलाउंस के रूप में एक छोटी मंथली रकम मिल जाती थी। वह अपनी गर्दन पर लटके ताबीज नेकलेस की स्ट्रिंग पकड़े हुए एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह एक डिवाइन नेकलेस था। ये एक छोटा सा स्पेस खोल सकता था, जिसमें लगभग 20-21 GB सामान स्टोर किया जा सकता था। अवेकेंड लोगों के लिए बहुत काम की चीज। पर अभी तुम तो असल में एक ऑर्डिनरी इंसान थे, कोई खास एबिलिटी नहीं थी। सौभाग्य से यह सब एसोसिएशन की मशीन टेस्ट से जुड़ा नहीं था। लिटिल ब्लैक ने नेकलेस से जो चीज निकाली, उसे देखकर थोड़ी उदासी छा गई। वही नेकलेस और वही फोटो माँ की, जो उसके पास बची हुई थी। उस फोटो में माँ का चेहरा किसी वजह से कट गया था। अब वह माँ का चेहरा याद भी नहीं कर पाता था। माँ, ये अजीब है, उसने सोचा। पर माँ के साथ बचपन की बाकी सारी यादें, घर की गर्माहट, माँ की लास्कर, दिल में गहरे उत्कीर्ण थीं, सिवाय उस रात के जब माँ गायब हुई थी। उस रात की यादें उसकी स्मृति से गायब थीं। अवेकनिंग के बाद उसकी मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ, सामान्य लोगों से काफी ज्यादा हो गई थी। मॉन्स्टर अटैक के एक हफ्ते बाद आराम करके लौटने पर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ रिकवर ही नहीं हुई, बल्कि बढ़ भी गई। स्पिरिट वैल्यू 100 से 7 से बढ़कर 100 से 8 हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उसे डिडक्शन सिस्टम जैसी एबिलिटी कैसे मिल गई। यह तो अवेकनिंग से जुड़े होने जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अभी नॉट अवेकेंड दर्जा में था। लिटिल ब्लैक ने कहा, इस युग में अवेकेंड लोगों को प्राथमिकता नहीं मिली है। केवल कुछ एलीट अवेकेंड ही होते हैं जिनके पास सचमुच लड़ने की क्षमता होती है और फिर बनने की योग्यता मिलती है हंटर बनने की, ताकि वे मॉन्स्टर हंट कर सकें।
एक पूरा हफ्ता उसने सोच विचार में बिताया। फिर उसने टेबल पर रखा फोन उठाया और तय किया कि वह औपचारिक रूप से हंटर एसोसिएशन में अप्लाई करेगा, हंटर बनेगा। उद्देश्य कोई फेम या हीरो बनने का नहीं था, बल्कि खुद की ताकत हर लड़ाई में बढ़ाने का था, ताकि अगली बार वह उस व्यक्ति को ही बचा सके जिसे वह बचाना चाहता है। साथ ही हंटर एसोसिएशन के हायर लेवल्स पर अधिक अथॉरिटी होती है, शायद वहां उसे मां के बारे में खोए हुए रिकॉर्ड्स मिल सकें। दृश्य बदलकर हंटर एसोसिएशन टियन हाई ब्रांच में पहुंचा। एक स्टाफ मेंबर उदास चेहरे के साथ बोला, माफ कीजिए, जिया को बताइए, हमें आपके आवेदन को कैंसिल करना पड़ेगा। ब्रदर हंटर्स के पास जो अवेकनिंग्स हैं उनका लेवल कम से कम 20 से ऊपर होना चाहिए। मॉन्स्टर किलिंग मिशंस बच्चों का खेल नहीं है। श्याओई ने एम्बैरेस्ड होकर सिर खुजलाया और स्टाफ की तरफ मुस्कुराया, पर उसके मन में कुछ और था। असल में उसका मकसद आज सिर्फ हंटर बनना नहीं था, उसका इरादा और बड़ा था। चेहरा गंभीर हुआ और उसने गहराई से सोचने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, एंटर डिडक्टिव स्टेट, डिडक्शन काउंटडाउन टाइम 9 minutes 59 seconds। लिटिल ब्लैक मुस्कुराया और सिर खुजलाते हुए बोला, तो मेरा आज यहाँ आने का मकसद अपनी एबिलिटी लेवल को डिटरमिन और रीवैल्यूएट करना भी है। हालांकि डिडक्शन सिस्टम को एसोसिएशन की मशीन चेक नहीं करती थी, पर अगर वह अगले 10 मिनट में अपने फ्यूचर को डिड्यूस कर लेता था तो शायद उसे एक रास्ता मिल सकता था। लिटिल ब्लैक ने गहरी सांस ली और स्टाफ को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ गया। स्टाफ ने आधा मजाक में चेतावनी दी कि ज्यादा उम्मीद वक्त न रखना चाहिए। अवेकेंड की एबिलिटी अचानक बदलकर नहीं मिलती। वह आगे बढ़ा, तभी उसने बैच सीए की टीम को आते देखा। बैच सीए को किसी मिशन के लिए बुलाया जा रहा था। वे 30 सेकंड्स में सीन पर एक्शन में होंगे। आसपास के लोग बैच सीए को देखकर प्रसन्नता से चिल्ला उठे। लिटिल ब्लैक ने आश्चर्य से देखा कि बैच सीए ने भी एक पल के लिए उसी की तरफ देखा और हल्की सी टोक करी। लिटिल ब्लैक को उस नजर ने बहुत चौंका दिया। क्या वह मुझे पहचान गया? वह अचरज में रह गया। बैच सीए ने तिरस्कार से टीका किया और आगे बढ़ गया। लिटिल ब्लैक का चेहरा गुस्से से लाल हो आया। वह चिल्ला उठा, मैं उससे लड़ना चाहता हूं, पर किसी ने उसे रोक दिया। ये सही समय न था। उसी समय सिस्टम ने सूचित किया, डिडक्शन टाइम 5 minutes 55 seconds बचा है। फी एक महिला हंटर कर्मचारी ने उसे ले जाया और वह क्यूरियस होकर पूछ बैठा, इवैल्यूएशन रूम कहाँ है? अगर कोई 10 मिनट के भीतर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके तो उसे किस लेवल पर आंका जाता है? फी ने आंखें उठाकर देखा और बोली, कम से कम सी लेवल या एस लेवल कहाँ जा सकता है? फिर गंभीर होकर आगे समझाया, इफ समवन अवेकन्स एनी टाइम बेस्ड एबिलिटी, जैसे 10 मिनट का फ्यूचर प्रिडिक्शन या पास्ट में जाना, तो उसे सबसे उच्च स्तर माना जाता है, लेवल एसएसएस। लिटिल ब्लैक की आंखें चमक उठीं। सच में एसएसएस लेवल इतना पावरफुल है? फी ने आगे बताया, हाँ, ऐसे लोग स्टेट के हाईएस्ट एजेंसीज द्वारा उठाए जाते हैं। वे देश की सबसे कीमती स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन जाते हैं और उम्र भर उनकी निगरानी रहती है। हाँ, यह आराम वाला अंत नहीं है। मेरी राय में यह कहीं ज्यादा कैद जैसा है, और डार्क हंटर ऑर्गेनाइजेशंस भी हमेशा ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं। लिटिल ब्लैक का सपना थोड़ा ठंडा पड़ गया, पर फी ने जल्दी से कहा, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश न करो। लेवल डिटरमाइन करने के लिए प्रिंसिपल सिंपल है। ये देखा जाता है कि स्किल अभी कितनी पावरफुल है और इसका पोटेंशियल क्या है। अगर कोई 10 मिनट का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है तो इसका नेशनल वॉर में बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए उसकी वैल्यू भी उतनी ही अधिक होती है। अब बहुत कुछ हो रहा था। युद्ध बड़े पैमाने पर फैल चुका था। सफलता या विफलता सब कुछ एक पलक झपकते में तय हो जाती थी। किसी युद्ध की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना या उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना युद्ध की जीत या हार तय कर देता था। लिया को लगा कि ऐसी शक्ति को देश के हवाले कर देना कोई छोटी बात नहीं है। लिटिल ब्लैक अब सहम गया था। पूरा पसीना छूट रहा था, शरीर कांप रहा था। क्या कहा जाए और क्या नहीं। डिडक्शन की एबिलिटी मिलने के बाद उसका पहला रिएक्शन शांत होने के बाद ये सोच था कि अगर कभी मौका मिला तो वह अपनी चालाकी से भविष्य का परिणाम प्रिडिक्ट करके इस्तेमाल करेगा। उसकी सबसे बड़ी चाहत अब यही थी। यहां तक कि दुकान में रखी वाटर बॉटल पर लिखे पैटर्न तक भी अब सोचने लगा। इस शहर टान हाई सिटी ही नहीं, नेशन वाइड या दुनिया में भी जितने अवेकेंड लोग हैं जो टाइम रिलेटेड पावर रखते हैं, वो इतने कम हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। आखिरी बार उसने सुना था कि कोई टाइम टाइप अवेकनिंग शायद एक फीमेल स्टूडेंट में थी जिसकी पास्ट बदलने की क्षमता थी, पर 20 साल पहले उसने नेशनल हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स से खुद को विथड्रॉ कर लिया था।
डार्क हंटर ऑर्गेनाइजेशंस ने तब से लगातार उसकी खोज की हुई थी। फी ने कहा, चलो जांच शुरू करते हैं, पर लिटिल ब्लैक का साया कहीं नहीं दिखा। लोग हैरान थे कि वह कहाँ चला गया। उसके दिमाग में बार बार नेशनल वॉर और डार्क ऑर्गेनाइजेशंस का ख्याल घूम रहा था। वह काफी तेज भागा, सिर्फ अपनी माँ के वेयरअबाउट्स ढूंढने के लिए। उसे नहीं पता था कि इस रास्ते से उसे कितना ट्रबल मिल सकता है। वह अभी अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त ताकत नहीं रखता था, इसलिए वह हंटर एसोसिएशन में शामिल नहीं हो सकता था। डिडक्टिव एबिलिटी एआई से डिटेक्ट नहीं हो रही थी। सिस्टम ने कहा, डिडक्टिव रीजनिंग रिमेनिंग टाइम 58 सेकंड्स। लिटिल ब्लैक रुककर एक झटका खाया। वह लगभग भूल ही गया था कि वह अभी डिडक्शन स्टेट में था। उसने सोचा, शायद उसे हंटर बनने का गोल छोड़ देना चाहिए। आखिर वह तो एक सामान्य स्टूडेंट ही था। दुनिया बचाना किसी हीरो के जिम्मे छोड़ देना चाहिए था। फिर अचानक उसके सामने कुछ प्रकट हुआ। एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ऊपर से उभर गया। लिटिल ब्लैक को याद आया, ये वाइस कैप्टन बचलिन की स्किल थी। अचानक बचलिन खुद पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर आई। उसकी पूरी बॉडी घायल थी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका खून फर्श पर फैल गया था। उसने थोड़ी कोशिश करके बैठने की कोशिश की और कमजोर स्वर में बोली, मिशन फेल्ड, स्क्वाड लॉस्ट। बचलिन ने कहने के साथ ही अपना एक हाथ गंवा दिया था। उसके शब्दों के साथ मुंह से भी खून फूट पड़ा। उसने कहा, स्क्वाड लाइनर सभी बैटल में मारे गए। लोग चिल्लाए, तुरंत मेडिकल टीम बुलाओ, पर कोई भी मदद नहीं कर पाया। एक आदमी पास गया और बोला, कोई रास्ता नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लिटिल ब्लैक वहीं खड़ा था, संभल नहीं पा रहा था। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सबसे मजबूत स्क्वाड भी 10 मिनट में रह रहकर लड़ते लड़ते वाइप्ड आउट हो सकती है। ठीक उसी समय सिस्टम ने रिमेनिंग डिडक्शन टाइम नोटिफाई किया। डिडक्शन सिस्टम ने काउंटडाउन चलाई और फिर घोषणा की, डिडक्शन एंड्स। लिटिल ब्लैक 10 मिनट बाद वापस हॉल में आ गया, फी के साथ। लिटिल ब्लैक ने बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किया और तुरंत भागने की कोशिश की, जिससे फाई चौंक गई और पूछा कि वह क्या कर रहा है। बीसीए टीम ने उसी समय अर्जेंट मिशन रिसीव किया और तुरंत एक्शन में चली। वे 30 सेकंड्स में सीन पर पहुंचने वाले थे। लिटिल ब्लैक भी वहां भागा और उनके सामने रुक गया। उसने गुस्से में उनके सामने हाथ उठा दिया, पर कुछ नहीं कहा। उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वह अपनी फ्यूचर स्पेक्युलेशन क्षमता दिखा सके या उन्हें बचा सके। तभी लिटिल ब्लैक ने बचलिन की तरफ इशारा करके कहा कि 10 सेकंड्स में सबको टेलीपोर्ट कर दो मिशन लोकेशन पर उसके बजाय उसने अचानक बचलिन को रोकने की कोशिश की और फिर उसी गुस्से में बचलिन को मुंह पर मुक्का मार दिया। उसने जोर से बचलिन के गले पकड़ा, उसे गिराया। उसका उद्देश्य बस यह था कि कहीं पूरा स्क्वाड मिशन लोकेशन पर पहुंचकर वाइप्ड आउट न हो जाए। केओस पैदा करके उसने कुछ समय जीता, चाहे अच्छा हो या बुरा। यह 10 मिनट तक टिक सकता था। बैच, सीए, बचलिन के ऊपर कमांड वाली टीम उस एक्शन पर हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि लिटिल ब्लैक ने ऐसा क्यों किया। बचलिन भी पीछे गिर गई, पर कम से कम लिटिल ब्लैक की हरकत ने पूरी टीम के साथ होने वाले विनाश को थोड़ा रोका, थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट बीतने के बाद लिटिल ब्लैक ने बैच सीए को घूरते हुए उत्तेजित चेहरा बनाया और व्यंग्य करते हुए बोला, बहुत टाइम हो गया, आप लोगों से मिलना अच्छा लगा। लिटिल ब्लैक का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। वह घुटनों पर झुककर माफी मांगने जैसा दिखा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं 10 मिनट के बाद जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। बैच सीए गुस्से में था। उसने दोबारा लिटिल ब्लैक को पंच मारा। लिटिल ब्लैक ने उसका टाई पकड़ा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। बैच सीए ने ठंडी हंसी के साथ पूछा, क्या तुमने अपनी आखिरी बात सोची है? बैच सीए का चेहरा सख्त हो गया। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर मर्डरस ऑरा फैल रही थी। उसने कहा, सामान्य नियम, मैं आमतौर पर कमजोर लोगों को नहीं मारता। अगर हम उन्हें मिशन लोकेशन तक पहुंचने से रोक सकें, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो इससे उनकी मौत का वक्त बदला जा सकता है। बचलिन ने घड़ी देखकर काउंटडाउन जारी रखा। अब सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे। लिटिल ब्लैक की आंखें तीव्रता से बंद हो गईं। पूरा शरीर कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे कुछ बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने अचानक पहल की थी। बचलिन ने गिरते हुए अपनी उंगली से क्लिक किया। एक टीम मेंबर ने देखा और कहा, वाह, तुम सच में एक मिशन मशीन हो। बैच सीए सख्त रहा, पर उसने फिर भी एस लेवल स्किल स्पेस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना जारी रखा, ताकि बाकी लोग मिशन पर पहुंच सकें या सिचुएशन संभाली जा सके। बैच सीए, जो अभी अभी लिटिल ब्लैक पर अटैक करने ही वाला था, उसे रोकना पड़ा। बैच लीन का चेहरा जरा भी नहीं बदला, लेकिन बीए टीम का मेंबर पूरी तरह से काम दिखा। इसके उलट शाओ की आंखें अब भी टाइटली बंद थीं। कुछ ही सेकंड्स में वे लोग मूव हो गए।
शाओई जमीन पर बैठा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। बैचलिन ने रिपोर्ट किया, अराइव्ड एट द मिशन लोकेशन, मिशन स्टार्ट, लेवल ऑफ द डेविल, टू बिकम एन इविल गॉड। शाओई को अपनी ईयर्स पर विश्वास नहीं हुआ। मैं यहाँ फिर से लाया गया? ये कैसी स्केरी बात सुन रहा हूँ। मैंने तो इन्हें आने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी साथ खींच लाए। बैचलिन ने तुरंत एक्सप्लेन किया, अभी टेलीपोर्ट करते समय कैप्टन और तुम्हारे बीच फिजिकल कांटेक्ट था, इस वजह से तुम भी साथ यहाँ आ गए। रूल ये है कि एक साथ कांटेक्ट में मौजूद लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और क्योंकि तुम्हारी मैजिकल वैल्यू 0 है, इसलिए तुमने कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया। टैक को समझाने की कोशिश करते हुए बैचलिन ने वीक सी हंसी दी, मगर श्याओ के चेहरे पर आंसू थे। वो सोच रहा था, अब तो सिचुएशन पूरी तरह डेड है, सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ इतने सारे मेन फोर्सेस मिसिंग हैं, एक रैंकर फोर्स के बदले इतने लोगों की जान दांव पर लग गई। टीम मूव करना शुरू करती है। बैचलिन ने लिटिल ब्लैक से पूछा, बैच सीए अभी एंग्री है, लेकिन काम पहले, तुम दोनों का फाइट बाद में भी हो सकता है। बैच सीए ने गुस्से से शॉ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये वीकलिंग यहाँ क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले तो नोबल वर्जिन मैरी जैसी बातें कर रहा था, और फिर अचानक अटैक करने आ गया। अब कांपते हुए डर रहा है। लिटिल ब्लैक की हालत देखकर उसने आईज बंद की और हल्की साई ली। लगता है इसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, शायद मेंटल इलनेस। सच में पिटीफुल। बैच सीए अब भी एंग्री था, लेकिन काम होकर बोला, किड स्केर्ड मत हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो हर छोटी बात पर रिवेंज ले, लेकिन हाँ, मिशन पूरा होने के बाद तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा, हंटर पर अटैक करने के लिए। तब तक वेट करना। शाओई कुछ नहीं कह सका, बस साइलेंटली आंसू बहाता रहा। उसने दर्द भरी फेंट हंसी दी। हाँ, मेरी लाइफ के ये आखिरी 10 मिनट्स हैं। अब मैं बस अपनी कॉफिन की शेप सोचूंगा। मौत तो वैसे भी क्रूल होगी, बॉडी भी शायद इंटैक्ट ना मिले, लेकिन डिडक्शन सिस्टम ने ऑलरेडी बता दिया था कि 10 मिनट्स बाद यहाँ बहुत डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। बैच सी ग्रुप को अब भी लगता था कि ये सिर्फ डी लेवल मिशन है, लेकिन असल में ये एस लेवल निकला। लिया ने पूरी स्ट्रेंथ से भागने की कोशिश की। मुझे भागना होगा, मैं इन्हें बचा नहीं सकता, पहले खुद को बचाना है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसका कॉलर व्हाइट सीए ने पकड़ लिया। उसने शॉ की तरफ देखा और कहा, एक वीकलिंग ऐसे भागेगा तो और डेंजर होगा। मैं भले ही तुम्हें नापसंद करता हूँ, लेकिन वीक की रक्षा करना स्ट्रॉन्ग का ड्यूटी है। बैच सीए के चेहरे पर गुस्से के साथ फर्मनेस थी। उसने वार्निंग दी, मेरे मिशन के दौरान जब तक मैं ठीक हूँ, मेरी टीम भी ठीक रहेगी, और तुम मेरी नजर से दूर मत जाना। तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। लिटिल ब्लैक अंदर ही अंदर रो रहा था। प्लीज प्लीज और मत बोलो, तुम्हारी ये टॉलरेंस और पेशेंस मुझे और ज्यादा नफरत दिलाती है। मैं तुम सबसे भागना चाहता हूँ। बैच सीए ने शॉ का एटीट्यूड देखा और 5 सेकंड्स तक चुप होकर उसे स्टडी किया। ये रो रहा है, डिप्रेशन, मैंने तो बस मिशन समझाया है, ये वाकई मेंटली इल है, सच में दयनीय। तभी अचानक एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज आई, आप लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं ना? आपने तो 5 लोगों को भेजने की बात की थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 हैं, और उनमें से भी एक की हालत बहुत खराब दिख रही है। वो औरत मुस्कुराते हुए व्हाइट पुलिस ग्रुप के पास पहुंची और बोली, मैं यहाँ की नेबरहुड कमेटी की हेड हूँ। पिछली बार मैंने एसोसिएशन को रिपोर्ट किया था कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के वेयरहाउस में एक सी वॉल मिला है, आप लोग मेरे साथ आइए। वो औरत आगे चलने लगी और सब उसके पीछे। उसने बताया, हमारा इलाका एक तरह से शहर के अंदर गाँव है। 10 साल पहले कहा गया था कि यहाँ रिनोवेशन होगा, लेकिन लगता है सोसाइटी हमें भूल ही गई। लोग यहाँ अचानक अमीर बनने के सपने देखने लगे, और धीरे धीरे कुछ लोग ईविल चीजों को मानने लगे। वो लगातार बोलती रही, जिससे श्याओ को हेडेक हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, इतना बोलती है कि एआई भी फेल हो जाए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ क्लियरली पॉवर्टी थी, लोगों की इनकम बहुत लो लग रही थी। वे लोग एक मार्केट से गुजरे जहां वेंडर्स अपनी चीजें बेच रहे थे। साइड में फ्रूट स्टॉल्स थे, लेकिन फल फ्रेश नहीं लग रहे थे। लगता था कि बायर्स कम ही आते हैं। लिटिल ब्लैक ने आसपास ऑब्जर्व किया और सोचा, लेकिन क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लिटिल ब्लैक ने ध्यान दिया कि पूरे रास्ते किसी भी मीट शॉप का नामो निशान नहीं था। ये तो नहीं कि मांस खरीदने की हालत ना हो, लेकिन सड़क पर देखो, सिर्फ बूढ़े और मिडिल एज्ड लोग ही नजर आ रहे हैं। ये तो अजीब है। क्या सच में बर्थ रेट इतना लो हो गया है? इम्पॉसिबल। अचानक एक पीस ऑफ पेपर उड़कर उसके चेहरे से टकराया। उसने हाथ से हटाया और पढ़ने लगा। वो सारे मिसिंग नोटिस थे, बच्चों के गुम होने के। लिटिल ब्लैक ने सोचा, लेकिन मिसिंग चाइल्ड नोटिस तो हमेशा एज और दिन तक साफ लिखते हैं, यहाँ तो अगले महीने का नंबर तक गायब है। ये बहुत अजीब है। थोड़ी देर बाद ओल्ड लेडी कियर उन्हें उस वेयरहाउस तक ले गई जिसका उसने जिक्र किया था। हे भगवान, ये की काम क्यों नहीं कर रही? मैंने अपने बूढ़े आदमी से कहा था, इसे ठीक कर दे। अब बैच सीए ने सबको चेताया। मुझे शुरू से ही बैड फीलिंग आ रही थी। सब ध्यान रखना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो सेफ्टी फर्स्ट।
इन्वेस्टिगेशन मिशन सिर्फ सेकेंडरी है। सबसे पहले लोगों और इस बूढ़ी औरत की रक्षा करनी है। व्हाइट सीए की ग्रुप आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। तभी ओल्ड लेडी कियर ने गुस्से में पलट कर देखा। ये बच्चों, फुसफुसा क्यों रहे हो? बड़ों की बात में मत बोला करो। लगता है फोन में ही दिन भर पड़े रहते हो, कुछ अच्छा सीखा ही नहीं। सब स्पीचलेस हो गए। आखिर उसने दरवाजा खोल दिया और कहा, यही है वो जगह। बिलीवर्स इसे रिलीजन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। उनका गॉड यही स्टैच्यू है। कहते हैं कि फ्रेश ब्लड सैक्रिफाइस करने पर गॉड अपने बिलीवर्स को लक और बाउंडलेस हैप्पीनेस देता है। अंदर आते ही लिटिल ब्लैक स्टैच्यू देखकर हिल गया। उसके पैरों के नीचे काउंटलेस स्कल्स पड़े थे। उसने स्टैच्यू को ध्यान से देखा। उस पर सफेद धुंध सी छाई थी। तभी उसे अपना डिडक्शन मेमोरी याद आया। डेप्यूटी कैप्टन बचलन के बॉडी पर जो इंजरीज थीं, वही इंजरीज यहाँ हुई थीं। यानी यही वो जगह है जहाँ वे मरे थे। उसने कैलकुलेशन किया। यहाँ पहुंचने में लगभग 10 मिनट्स लगे थे। डेंजर अभी आने वाला है। इतने में डोर बंद हो गया। सबने पलटकर देखा। ओल्ड लेडी कियर ने दरवाजा बंद किया था और अब वह वहीं खड़ी थी। बैच सी ने सबको काम करते हुए कहा, सब कंट्रोल में रहो, इस औरत की रक्षा करो। लेकिन तभी ओल्ड लेडी कियर ने डेविलिश स्माइल दी। वो फ्रेंडली नहीं लग रही थी। उसने अपनी शर्ट से एक डैगर निकाली और बोली, मैंने सोचा था 5 हंटर्स आएंगे, लेकिन सिर्फ 4 ही आए। पिछली बार मैंने अपने पति की बीमारी ठीक कराने के लिए डील की थी कि 5 लोगों को लाना। अब अगर एक भी कम हुआ तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। उसकी मुस्कान और ज्यादा ट्विस्टेड हो गई। अच्छा, तो 5 लाइव्स गॉड को सैक्रिफाइस करनी होंगी। इतना कहते ही उसने खुद के गले में डैगर घोंप दिया। खून छिटक पड़ा। हंटर्स काफी नहीं तो मेरी लाइफ भी गॉड को अर्पित। बैच सीए और बाकी सभी स्टंड रह गए। तभी जमीन हिलने लगी। लिटिल ब्लैक चिल्लाया, अर्थक्वेक। उसने स्टैच्यू की तरफ देखा। असली डेंजर सामने था। अब वही डेंजर जो पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को डेथ की ओर ले जाएगा। लिटिल ब्लैक ने तुरंत स्पेक्यूलेट करना शुरू किया। स्पिरिट 10, 149, 138, सिस्टम डिडक्शन स्टार्ट। जमीन हिलने लगी और इनविजिबल फोर्स ने बैच सी ग्रुप को दबा लिया। बैच लिन ने कहा, मेरी मैजिक पावर काफी नहीं है, सबको एक साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन किसी को अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। ओल्ड लेडी कियर जमीन पर पड़ी थी। उसका खून पूरी फ्लोर पर बह रहा था। अचानक उसका खून इनविजिबल फोर्स से उठने लगा और हवा में उड़ने लगा। सब शॉक्ड हो गए। वो खून स्टैच्यू की आंखों की तरफ खिंच गया और उनमें अब्जॉर्ब हो गया। अब स्टैच्यू की आईज लाल हो गईं, बेहद डरावनी। जैसे जैसे और खून खिंचता गया, एक टॉल गाय चिल्लाया, देखो, खून स्टैच्यू की आंखों में जा रहा है। लिटिल ब्लैक ने देखा, स्टैच्यू की आंखें रेड लाइट छोड़ रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाया, नो, उसकी आंखों में मत देखो, नहीं तो कंट्रोल हो जाओगे। लेकिन अब सब कंट्रोल हो चुके थे। बॉडी हिल भी नहीं रही थी, बस आंखें वाइड ओपन थीं। स्टैच्यू के चारों तरफ की शार्प बोन्स उड़ने लगीं और हवा में घूमकर सीधे व्हाइट सीए की टीम पर टूट पड़ी। किसी के पास बचने की ताकत नहीं थी। गिनती रह गई और कुछ ही पल बाद चारों के बॉडीज को बोन्स ने छलनी कर दिया। सिस्टम डिडक्शन एंडेड। स्पिरिट 10। लिटिल ब्लैक हड़बड़ाकर जागा। उसने समझा, स्टैच्यू की आंखों में मत देखना, नहीं तो हम कंट्रोल हो जाएंगे। बैचलिन ने भी वही बातें दोहराई जो लिटिल ब्लैक ने विजन में देखी थी। मेरी मैजिक पावर काफी नहीं है, लेकिन किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी टॉल गाय फिर चिल्लाया, देखो, खून स्टैच्यू की आंखों में जा रहा है। स्टैच्यू के पीछे से लिटिल ब्लैक ने तेज आवाज में सबको चिल्लाकर कहा, डोंट लुक एट द स्टैच्यू। सब लोग अपनी आईज बंद कर लो। उसने खुद भी अपनी आईज बंद की और सबको वार्न करने लगा, ये इविल गॉड कम से कम एस क्लास मॉन्स्टर है। अपनी आंखें मत खोलना, लाल रोशनी मत देखना। लंबा लड़का शाओ की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने फिर से पूछा, तुमने ये कैसे देखा? शाओ घबराकर बोला, मैं भी तुम्हारा टीममेट हूँ, अब तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा। कियर अभी भी ये मानकर चल रही थी कि ये कोई लो लेवल मॉन्स्टर है और अपनी बात रिपीट करने वाली थी, लेकिन व्हाइट सीए ने उसे रोक दिया। उसने आदेश दिया, सब लोग मेरी बात सुनो, आइज बंद करो और जल्दी से रिट्रीट करो, वेयरहाउस से बाहर निकलो। तभी कियर स्टैच्यू से लाल रोशनी फैलनी शुरू हुई, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। उसी समय उसने एक भारी ताकत रिलीज की, लेकिन टीम के सारे मेंबर्स ने अपनी आईज बंद रखी थीं, इसलिए वो कंट्रोल नहीं हुए। लंबे लड़के ने फिर पूछा, लेकिन अगर हमने आईज बंद कर ली और दुश्मन ने अटैक कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि अटैक किस दिशा से आ रहा है? उस ताकत का दबाव इतना ज्यादा था कि सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर की स्पीड धीमी हो गई हो। अगर कोई अभी आंख खोलता तो फौरन कंट्रोल हो जाता। कियर स्टैच्यू ने फिर बोन्स का इस्तेमाल कर उनकी जान लेने की तैयारी की। शाओ ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया और तुरंत चिल्लाया, सब लोग लीन फॉरवर्ड। तेज बोन्स उनकी तरफ छोड़े गए। बचलिन कंट्रोल में नहीं आई थी। उसने अपना हाथ उठाया और टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके इस खतरनाक अटैक से सभी को बचा लिया।
बैच सीए को अब यकीन होने लगा कि लिटिल ब्लैक साधारण नहीं है। उसने सोचा, ये छोटा लड़का शायद पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या होने वाला है। लिटिल ब्लैक शांत होकर बोला, ये बार पिछली बार से अलग है। हर मॉन्स्टर के अटैक के हिसाब से हमारी काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी अलग होगी। ये बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है, छोटी सी चीज बदलते ही पूरी स्थिति बदल जाती है। ये सिर्फ गेसवर्क नहीं बल्कि पूरी सिचुएशन का एनालिसिस है। बचलिन ने सबके चारों तरफ बैरियर बना दी ताकि स्टैच्यू के हमले को रोका जा सके, लेकिन बैच सीए अभी भी चिंतित था। उसे लग रहा था कि भले ही कंट्रोल नहीं हुए हों, लेकिन उनकी एबिलिटी पर लिमिटेशन है। बैच सीए ने सोचा, ये सच में नए एस क्लास मॉन्स्टर की ताकत है, लेकिन लिटिल ब्लैक की बातें सच भी हो सकती हैं। लिटिल ब्लैक ने फिर से अनुमान लगाया और सिस्टम में स्पेक्यूलेशन स्टेट एक्टिवेट हुआ, लेकिन अचानक बोन्स वापस लौट आए और बिन के बैरियर को डॉज करके सीधा उन पर आ गए। स्प्लैट! सारे लोग फिर से खत्म हो गए। सिस्टम ने घोषणा की, स्पिरिट 10 पॉइंट्स। लिटिल ब्लैक फिर से जागा और बोला, इस बार अटैक बाएं से आ रहा है, जल्दी डिफेंड करो। कैटलॉन्ग ने उसकी बात सुनी, पैनिक में रिप्लाई किया, मुझे डिफेंड करना नहीं आता, मैं तो सपोर्टर हूँ। और अगले ही पल वो मर गया। शाओ चौंक गया, कैटलॉन्ग तुम बिल्कुल भी नैनी जैसे नहीं लगते। सिस्टम ने फिर से घोषणा की, स्पिरिट 10 पॉइंट्स माइनस। लिटिल ब्लैक चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर कैटलॉन्ग ने अपनी ए लेवल स्किल का इस्तेमाल किया और सबको बचाने की कोशिश की। शाओ ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग रिट्रीट करो। इस बार चारों की जान बच गई, लेकिन मॉन्स्टर के हमले बेहद टेरिफाइंग थे। अगर समय पर डॉज न किया जाए तो केवल मांस और हड्डियों का ढेर रह जाता। बैच सीए सोच रहा था, ये लड़का हर अटैक डायरेक्शन और हमारे लड़ने के तरीके को कैसे जानता है? क्या ये टाइम सिस्टम अवेकनर है? लेकिन नहीं, शायद ये एस परसेप्शन सिस्टम का है। लिटिल ब्लैक ने फिर से कंट्रोल संभाला और सबको लड़ाई में गाइड करने लगा। उसकी एबिलिटी बार बार एक्सपोज हो रही थी। इस बार उसने चिल्लाकर कहा, अटैक चारों दिशाओं से एक साथ हो रहा है, सब लोग बचो। फिर सब एंट्रेंस तक पहुंचने लगे। स्पिरिट पॉइंट्स फिर से डिडक्ट हुए। लड़ाई के बीच लिटिल ब्लैक ने आदेश दिया, सब लोग दाएं तरफ झुको। लेकिन अचानक शॉ और बैच सीए के सिर आपस में टकरा गए। दोनों दर्द से चिल्लाए और बहस करने लगे। तुम लेफ्ट और राइट में फर्क क्यों नहीं कर सकते बूढ़े आदमी? बैच सीए बोला, लड़ाई में ईस्ट वेस्ट की बात मत करो, सिर्फ ध्यान लगाओ। दोनों अब भी झगड़ ही रहे थे कि बचलिन गुस्से में आकर तीनों को पकड़कर हवा में उठा ले गई। उसने चिल्लाकर कहा, अब बकवास बंद करो वरना सब यहीं मरेंगे। सब लोग चुप रहो, अब से घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद भी अनगिनत लड़ाइयां हुईं। शॉ की इंस्ट्रक्शंस लगातार गूंज रही थीं। आखिरकार फिर भी बचलिन ने तीनों को पकड़ लिया। बचलिन, तुमने मुझे बचा लिया, तुम ही सबसे बेहतर हो। रुको जरा, इतना ऊपर मत उड़ो वरना दीवार से टकरा जाओगे। कई लड़ाइयों के बाद अब स्पिरिट पॉइंट सिर्फ 11 बचे थे। चारों की टीम दरवाजे तक पहुंच गई थी। लिटिल ब्लैक ने आदेश दिया, सीधे फ्रंट डोर तोड़कर निकलो। बोन्स लगातार उन पर हमला कर रहे थे, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। शॉ का स्पिरिट फिर से 10 डिडक्ट हुआ। अब सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे। आखिरकार डोर टूट गया। चारों बाहर निकल आए। मॉन्स्टर की आंखों से लाल रोशनी भी धीरे धीरे मिटने लगी। शॉ ने लंबी सांस ली। आखिरकार बच निकले। स्पिरिट लगभग खत्म हो चुका है। व्हाइट सीए की मैजिक भी खत्म हो चुकी थी। आखिरकार ये एस क्लास मॉन्स्टर का अटैक था, लेकिन शॉ कुछ संभल पाता उससे पहले व्हाइट सीए ने उसका कॉलर पकड़ लिया। गंभीर और थोड़े उत्साहित लहजे में उसने पूछा, सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? बैच सीए उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जैसे कोई राज छुपा रहा हो। लेकिन तभी पीछे से किसी ने डंडा मारकर उसके गर्दन के पीछे वार किया। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। शॉ ने यह सब अपनी आंखों से देखा और चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी बारी आ गई। उसके पास सिर्फ इतना वक्त था कि वो चीख सका, ये क्या? चारों लोग अब बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे और चारों तरफ उसी नेबरहुड के लोग खड़े थे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी गुडविल नहीं थी। चेहरे सबके बेहद हैगर्ड और डरावने लग रहे थे। जब वो जागा, शिया ने आंखें बंद रखते हुए धीरे से फुसफुसाया। वो सोच रहा था कि वो कहाँ है और क्या हुआ। उसने अपनी मेंटल एनर्जी चेक की, पूरी तरह बहाल थी, यानी वो कम से कम 2 घंटे तक बेहोश रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कसकर बांधा गया है। उसे नहीं पता था कि वो ह्यूमंस के बीच है या मॉन्स्टर्स के। ध्यान से सुनने पर उसे कोई गार्ड्स की आवाज नहीं आई। वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, न ही अपनी आंखें खोलने की। उसने सिमुलेशन ट्रिगर करने का फैसला किया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक बेड पर पाया। उसके हाथ पांव अब भी बंधे हुए थे। कमरा बिखरा हुआ था, लेकिन उसमें एक घरेलापन था। स्टफ्ड टॉयज, डेस्क, बुक्स, कॉफी कप्स और बिखरे हुए पेपर्स जीवन का एहसास दे रहे थे। वो सोच रहा था कि शायद उसे सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, पर हकीकत में वो बस एक कमरे में इम्प्रिजन्ड था। खिड़की से झांका तो आसमान गहरा लाल था।
डरावना और बेचैन कर देने वाला। वो आसमान इस बात का संकेत था कि एक हाई लेवल गेट खुलने वाला है। जल्द ही मॉन्स्टर्स आने वाले थे, लेकिन बे और बाकी लोग कहाँ थे? सबसे पहले उसे अपनी बॉन्ड से आजाद होना था। वो नीचे उतरा और डेस्क पर रखी सिजर्स की ओर बढ़ा ताकि रस्सियां काट सके। अचानक बेड के नीचे से लाल आंखों की एक जोड़ी चमकी। एक भयानक हाथ बाहर निकला। जैसे ही वो मॉन्स्टर पास आया, जाय ने किसी तरह रस्सियां काट लीं। वो खुद से बुदबुदाया, क्या मुझे बे को ढूंढना चाहिए या अकेले भाग जाना चाहिए? उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल बीस्ट जो बेयर जैसा था। उसके ब्लड रेड आईज चमक रहे थे और मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपनी लंबी लाल टंग फेंकी जैसे कोई टेंटेकल और दहाड़ते हुए झपटा। उसने शिया का हाथ पकड़ लिया, उसे बेड से घसीट लिया और बेरहमी से चबाने लगा। एक जूता लुढ़कता हुआ किनारे गिर गया। सिमुलेशन एंडेड। उसके 20 मेंटल पॉइंट्स घट गए। अब 148 बचे थे। श्यावी ने आंखें खोलीं, शांत लेकिन हैरान। वो अभी मरा नहीं था, पर दर्द हड्डियों तक उतर गया था। उसे समझ आया कि यह कमरा बिल्कुल सामान्य नहीं था। बेड के नीचे एक मॉन्स्टर छिपा था। उसने विश्लेषण किया कि बेड पर रहना सुरक्षित है, लेकिन हमेशा बैठा नहीं रह सकता। खिड़की से बाहर देखा, लाल चमक फैल रही थी जो संकेत दे रही थी कि एक और हाई लेवल गेट खुलने वाला है। वो निराश हुआ, खुद से कहा कि वो बहुत कमजोर है, मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकता। अचानक उसे याद आया कि उसने उस क्रीचर के शरीर पर ब्लैक डिमोनिक ऑरा देखी थी। उसके दिमाग में एक सुराग चमका। शिया को याद आया कि इस दुनिया में 3 प्रकार के जीव हैं, नॉर्मल क्रीचर्स, डीमंस और वे जो डिमोनिक ऑरा से पोल्यूटेड होकर अपनी समझ खो देते हैं। बेड के नीचे वाला केवल पोल्यूटेड था, असली डीमन नहीं। उसने फिर से सिमुलेशन सक्रिय किया, सोचा कि पोल्यूटेड क्रीचर्स असली डीमन से कमजोर होते हैं। उसने खुद से कहा, हार मत मानो, अगर ये सिर्फ पोल्यूटेड है तो मौका है। वो डेस्क की ओर दौड़ा। उसने सिजर्स से रस्सियां काटी और फिर उन्हें वेपन की तरह पकड़ लिया। वो विशाल मॉन्स्टर दहाड़ा। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। शाई ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सिमुलेशन एंडेड। फिर 20 मेंटल पॉइंट्स घटे। अब 128 बचे थे। वो बेड पर बैठ गया, धीरे से रोने लगा। अब और गैम्बल करने की हिम्मत नहीं थी। कड़वाहट से सोचा, फिल्मों ने मुझे धोखा दिया। नारे चमत्कार नहीं करते। कमजोर इंसान को घर में ही रहना चाहिए, हंटर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार चमका। हर बार जब वो फ्लोर पर कदम रखता था, मॉन्स्टर झपट पड़ता था। शायद वो तभी हमला करता जब वो उसकी पीठ देखता। उसने सोचा, उसकी नजर नीचे है, तो अगर वो चेयर से डेस्क पर कूदे तो शायद उसकी नजर से बच सकता है। उसने डोर की ओर देखा, पता नहीं वो बंद है या नहीं। अगर डेस्क से पहुंचना पड़ा और डोर लॉक हुआ तो मुश्किल होगी। ली शाओई ने फिर से सिमुलेशन शुरू किया। वो हल्के से उछला, पास की चेयर पर उतरा। उसने गणना की, पहला कूद चेयर पर, तब मॉन्स्टर अनसीन बाहर नहीं आएगा। फिर धीरे से खुद को डेस्क पर धकेलना है। वहां से उसने आखिरी रस्सी सिजर्स से काटी। डेस्क पर खड़े होकर वो धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ा। डोर बस थोड़ा सा खुला था, बंद नहीं। वो किस्मत पर मुस्कुराया। वो डेस्क पर सीधा लेट गया। तैयार होकर उसने हाथ बढ़ाया और डोर हैंडल पकड़ा। डोर खुल गया। वो तुरंत उछला, डोर एज पकड़कर बाहर निकल गया। धीरे से जमीन पर उतरा और पीछे से डोर बंद कर दिया। उसने राहत की सांस ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हैरान था कि वो इतनी आसानी से कमरे से बाहर निकल गया। पर तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, एक ह्यूमनॉइड अबॉमिनेशन खड़ा था। छोटा शरीर, बेहद लंबे हाथ, चारों भुजाएं। वो अजीब आवाज में बोला, फाइनली फाउंड यू। शिया जम गया। वो बोला, आज रात क्या खाना चाहोगे? रैट, बीफ, रॉटन मीट, मड बैट या कॉर्प्स? शिया हकलाते हुए बोला, बीफ। उसे लगा ये ही सामान्य जवाब है। उसने खुद को समझाया, गलत नहीं चुना। लेकिन वो मॉन्स्टर दांत पीसने लगा, गुस्से से दहाड़ा। शाओई कांप गया। मैंने गलत अंदाजा लगाया। वो पीछे झुका, चिल्लाया। चारों हाथ बेकाबू होकर हिलने लगे। फिर एक हाथ ने शाओई का सिर पकड़ लिया। वो घबरा गया। उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। वो मॉन्स्टर गरजा, तू मेरी बेटी नहीं है। फिर चिल्लाया, गेट आउट ऑफ माई हाउस। और उसने शिया को उठाकर ग्लास विंडो से बाहर फेंक दिया। शाओई शीशे के टुकड़ों के बीच उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। सिमुलेशन एंडेड। उसके 18 मेंटल पॉइंट्स और घट गए। अब 168 बचे थे। वो फिर से बेड पर जागा। सिर चकरा रहा था, पसीने से तर। उसकी पहली डेथ एक्सपीरियंस थी, डरावनी और असहनीय। उसने तय किया कि अगली बार मरने से पहले सिमुलेशन एग्जिट करेगा ताकि सही समय पर प्रतिक्रिया दे सके। उसकी मेंटल लिमिट 1 बढ़ी, अब 159। दुख से सीखा, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। शिया ने हिसाब लगाया, अब स्पिरिट पावर 100 बची है। बस 10 बार और डिडक्शंस कर सकता है। अगर खाना चुनने पर ऊर्जा खर्च करेगा तो उसे 2 घंटे आराम करना पड़ेगा। उसने लाल आसमान की ओर देखा, समझ गया कि एक एनोमली खुलने वाली है। खुद से कहा, मुझे निकलना होगा। वो डेस्क पर चढ़ा, रस्सियां काटने लगा। खुद को शांत किया, गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने की कोशिश की।
लेकिन तभी उसने सिर पकड़ लिया। मेमोरीज इतनी दर्दनाक थीं कि उसका दिमाग फटने लगा। घर, फिर उसे अपना मकसद याद आया, अपनी माँ को ढूंढना। उसने सोचा वो मुझे मरने नहीं देगी, और ज्यादा उलझन में पड़ते हुए वह मेज के पास झुक गया और एक चीज देखकर चौंक गया। मेज पर एक डायरी रखी थी, उसके पास 2 ढीले पन्ने पड़े थे। शिया ने उत्सुकता से डायरी उठाई, देखा कि उसमें लिखावट किसी छोटी लड़की की लग रही थी। पहले पेज पर लिखा था, आज मैं 4 साल की हो गई, माँ ने मुझे ये डायरी दी, वो मेरी हीरो हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शिया को वह राक्षस याद आ गया जो चिल्लाया था, तू मेरी बेटी नहीं है। उसे कुछ अजीब लगा, उसने अगला पन्ना खोला। गुरुवार 22/11। मैंने सबको अपने खुशहाल परिवार के बारे में बताया। माँ ने कहा कि यहाँ सिर्फ 4 लोग रहते हैं, हेजी परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे पता है माँ गलत है। हेजी मुझसे प्यार करता है, मैं उसे अच्छा कैट फूड खरीद कर दूंगी। शियाओई मुस्कुराया, उसे वो लड़की बहुत प्यारी लगी। एक और पन्ना, सोमवार 2/30। बर्फबारी हो रही है, दादाजी बीमार हो गए। 10/3 दादाजी की हालत और बिगड़ गई। मैंने दादी से स्वर्ग और पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के बारे में पूछा। उन्होंने पहली बार मुझे मारा, मैं रोई, लेकिन मैंने उन्हें दोष नहीं दिया, वो मुझसे भी ज्यादा रोई। 216 बारिश का दिन, आधे साल से स्कूल नहीं गई। दादी ने कहा अब किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं, पैसे दादाजी के इलाज में लगेंगे। माँ ने भी काम छोड़ दिया ताकि वो दादाजी की देखभाल कर सके। माँ बहुत थक गई हैं। 1/3 साफ आसमान। आज माँ और दादी झगड़ पड़ी क्योंकि दादी ने मेरी ट्यूशन फीस देवताओं को चढ़ा दी। 109 धूप वाला दिन। दादी और माँ हर दिन झगड़ती हैं। दादी कहती हैं कि देवता दादाजी को बचा सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ देंगे। 9 and 12। मैं 2 साल से स्कूल नहीं गई, मुझे आजादी चाहिए। मैं इस घर से नफरत करती हूँ। दादी का गुस्सा, खाने की गंध, दादाजी की खांसी, दवाई की बदबू और उनके अजीब शब्द, मेरी ट्यूशन का इस्तेमाल। सौभाग्य से हेज हमेशा मेरे साथ था। 2810 आधी रात। दादाजी चुपके से बाहर गए दवा लेकर। दादी रो रही थीं, उन्हें मना कर रही थीं कि वो ना लें। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, न ही स्वर्ग जा सकता हूँ। 10/11। मेरा 7वां जन्मदिन आने वाला है। मैंने अपने प्रियजनों के लिए सरप्राइज तैयार किए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मजबूत बनूं और आजाद रहूं। शियाओई ने और पन्ने पलटे, लेकिन बाकी सारे खाली थे। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। वो सोचने लगा, आखिर उस परिवार के साथ क्या त्रासदी हुई होगी। फिर धीमे से बुदबुदाया, कम से कम उसने अंदाजा तो लगा ही लिया था।